हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक क्लास जो आपके लिए होने वाली है बहुत बेनिफिट आपके लिए है। ये एमएससी प्रवेश की क्लास, जो बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें मैं आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है आपका सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोटीन शॉर्टिंग, डिस्कस द प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए प्रोटीन शॉर्टिंग होता क्या है। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन है वो समझा देती हूँ एक बार कि किसमें क्या करना है। तो इसमें बताना है कि प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर जेनेटिक मार्कर्स, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ RELP, यानी जो जेनेटिक मार्कर है, ठीक है, वो क्या है, और जो प्रिंसिपल है यानी जो तथ्य है वो किसके लिए, RELP के लिए, ये आपको बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये आपको आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वेरियस मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है, कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड वेयर इज़ लोकेटेड, यानी जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर है वो क्या है और ये कहाँ होते हैं, ये आपको बताना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है गोल्जी बॉडी फंक्शन, यानी जो गोल्जी बॉडी है उसके आपको क्या बतानी है, फंक्शन बताने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होएगी, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं BSc UG वालों के, PG वालों के अभी हो जाएंगे प्रैक्टिकल स्टार्ट, उसके बाद जस्ट आपकी क्या हो जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगी। तो उस एग्ज़ाम में ये बहुत मतलब आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हम पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्रोटीन शॉर्टिंग क्या होती है। देखिए प्रोटीन शॉर्टिंग क्या होती है, जैसे अपन जानते हैं कि हाँ जो सेल्स हैं वो ज़्यादा सेल्स हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। तो उसमें एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो अपन यहाँ बात करेंगे किसकी, ओनली यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं, मल्टीपल सेल ऑर्गन होते हैं। अब ये जो मल्टीपल सेल ऑर्गन है इनको क्या करना पड़ता है, अपना अपना काम करना पड़ता है, यानी फंक्शन करना पड़ता है किनको, इन सेल ऑर्गन को। और ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो ज़्यादातर जो मतलब वो होता है किस पे, जो साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं सेल ऑर्गन। एक तो जैसे हो गया कौन सा, राइबोसोम हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है RER, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब इन प्रोटीन सिंथेसिस को कराने के लिए जितने भी टाइप के जो सेल ऑर्गन है वो क्या आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन शॉर्टिंग अगर अपन बोलें तो प्रोटीन शॉर्टिंग किसको बोलते हैं, यानी जो ये सेल ऑर्गन है ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होती है यानी जिस पैलेस पे होती है उस पर पहुँचने के लिए एक क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए यानी जितना प्रोटीन शॉर्टिंग हुआ है उसी को क्या बोलेंगे, प्रोटीन शॉर्टिंग, ठीक है। अब ये पूछा है आगे, डिस्कस द प्रोटीन टारगेटिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए अलग अलग टाइप से हो सकता है कि न्यूक्लियस के थ्रू भी प्रोटीन शॉर्टिंग हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भी प्रोटीन शॉर्टिंग हो सकता है। और अगर अपन बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हो ना, ER, यानी जिसको बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की हो सकती है, स्मूथ वाली और एक रफ, यानी एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन शॉर्टिंग होता है। क्वेश्चन में पूछा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन शॉर्टिंग कैसे होता है, ये आपको बताना है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर जेनेटिक मार्कर। अब देखिए जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, यानी जो DNA है, हमारा जो DNA है उस पे अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, DNA पे। तो ये जो जीन है ये अलग अलग जो स्पीसीज़ है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यानी पहचानने के लिए जो जीन होते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन वाले जो जीन हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, जेनेटिक मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ RELP, ठीक है। RELP क्या है ये आपको बताना है, ठीक। RELP इसकी फुल फॉर्म है, यदि RELP की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो RELP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो RELP की फुल फॉर्म हो जाएगी आपके लिए रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ और पैलीमॉर्फोसिस। मैं लिख देती हूँ एकदम सही से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। रेस्ट्रिक्शन,
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फोसिस। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? RELP की। ये क्या है? एक मतलब एक टेक्नोलॉजी है। क्या है? एक RELP एक टेक्नोलॉजी है जो एलेक्स जेफरिस है उसके द्वारा ये दी गई थी। इसमें क्या किया जाता है? इसका उपयोग करने के लिए जैसे जो DNA के टुकड़े होते हैं उसमें स्पेसिफिक जो पैटर्न है उसका विश्लेषण किया जाता है। किसमें? RELP में। RELP में क्या किया जाता है? दोबारा समझो। यानी RELP किसके द्वारा दी गई थी? आप ये याद रखोगे। किसके द्वारा? एलेक्स जेफर के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्स जेफर के द्वारा। कब दी गई थी ये भी याद रख लो। ये दी गई थी कब? 1984 में। यानी ये एक टेक्नोलॉजी है जो एलेक्स जेफर द्वारा दी गई थी। कब? 1984 में। इसमें क्या किए जाते हैं? जो DNA के पीस होते हैं उनमें जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है उसका अध्ययन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो जीव हैं या जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच क्या किया जाए, जो जेनेटिक जो डिफरेंट है वो बता सके। किसका यूज़ किया जाता है इसके लिए? RELP को। आपको क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ भी सकता है क्योंकि अब छोटे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जैसे कोरोना टाइम था उसमें जो 50% सिलेबस था आपका, इस बार पूरे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें छोटे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो आपको पूछ सकते हैं कि RELP का उपयोग क्यों करते हैं या किसके लिए करते हैं या इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो RELP क्या है? मतलब मैंने बता दिया कि RELP की फुल फॉर्म क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फोसिस। ठीक है। अब इसका उपयोग, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका जो एलेक्स जेफरिस है उसके द्वारा ये दी गई थी। कब दी गई थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि 1984 में ये दी गई थी। यानी जो DNA के पीस हैं उनका स्पेसिफिक पैटर्न है उसका स्टडी करने के लिए, यानी DNA के पीस का स्पेसिफिक पैटर्न का स्टडी करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है यानी जितने भी जीव हैं उनके बिटवीन अपन क्या बता सकें, जो जेनेटिक डिफरेंट है वो अपन बता सके। ठीक है। और ये जो एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पैटर्न है उसको VNTR यानी VNTR टेंडम रिपीट का वेरिएबल जो नंबर है उसको कहा जाता है। किसको? RELP को। यानी जो VNTR टेंडम है उसका रिपीट का वेरिएबल नंबर कहा जाता है। किसको? RELP को। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्कस द वेरियस मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यानी जितने भी सेल मेम्ब्रेन जो भी सेल मेम्ब्रेन है मतलब प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसके आपको क्या बतानी है? स्ट्रक्चर बतानी है और मॉडल बतानी है। ये आप खुद करना। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आए तो PDF मेरा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना। फिर है कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी। कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है? देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ। कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है? जैसे अपन कोई भी टिश्यू है, ठीक है, कोई भी टिश्यू का अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो किस में बनाई जाती है? कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी में। और कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी में आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इस पर बनाना है आपको। ठीक है। कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी में कि किस किस का इंस्ट्रूमेंट का अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्सट्रीसेशन और इमल्सन का यूज़ अपन करते हैं। जैसे इसमें क्या लगा होता है? कोनोफोकल पिन होल लगा होता है। ठीक है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि नीचे वाला जो होता है वो तो क्या होता है? फोकल पॉइंट होता है। ठीक, फोकल पॉइंट। फिर ऊपर जो 3D सैंपल, जैसे अपन कोई भी सैंपल ले लेते हैं वो रखा होता है 3D सैंपल। फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव जो लेंस वगैरह है वो रखा होता है। फिर यहाँ से क्या डाली जाती है? लेज़र लाइनें डाली जाती है। तो इस प्रकार से 3D जो स्ट्रक्चर है वो प्राप्त करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी का। जैसे कोई भी टिश्यू की अपन 3D स्ट्रक्चर बनानी है तो किसका यूज़ करेंगे? कोनोफोकल माइक्रोस्कोपी का। ठीक। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? आगे वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेम्ब्रेन रिसेप्टर एंड वेयर इट इज लोकेटेड। मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या होते हैं ये आपको बता। अब आप बता सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो रिसेप्टर हैं वो क्या होते हैं। यानी जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या होते हैं? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये लगे होते हैं। उसमें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर यहाँ पे उसमें धसे हुए होते हैं। ये जो क्या काम करते हैं इसमें? ये सेल साइलिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सेल साइक्लिंग का काम ये करते हैं। कौन? मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ मैं, सेल साइक्लिंग। ठीक है, ये कौन करते हैं? मेम्ब्रेन रिसेप्टर। नेक्स्ट आपको बताने की गोल्जी बॉडी के क्या बताने हैं आपको? फंक्शन बताने हैं। तो देखो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो तो क्या हो जाएगा कि जो मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग है यानी मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग का काम भी कौन करता है?
गोल्जी बॉडी। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जैसे जो सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न के बाद जो सेल प्लेट बनती है वो भी किसके थ्रू बनती है, गोल्जी बॉडी के थ्रू। या फिर जो कोशिका पट है उसका निर्माण भी किसके थ्रू होता है, गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है। ठीक, अब देखो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया, ये जितने भी आपको क्वेश्चन पसंद आए ये, तो आप मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन भेजो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इनमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एमएससी प्रवेश बॉटनी में टाइम टेबल आपका अभी नहीं आया है। एमएससी जो है, ये जो सॉरी बीएससी है उसके जो प्रैक्टिकल हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और जो एमएससी है उसके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हुए नहीं हैं, अप्रैल में हो जाएंगे स्टार्ट और मई में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।